इग्नो के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में स्नातकोत्तर हिंदी के बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, छात्रों का मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आज के इस वीडियो लेक्चर में वक्तव्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब हरिशंकर परसाई जी के बारे में जानते ही होंगे। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य में एक जाने माने व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ठिठुरता हुआ चांद, तीसरे दर्जे का श्रद्धेय इत्यादि बहुत सी रचनाएं जिन्हें हिंदी साहित्य में बहुत ख्याति मिली। हरिशंकर परसाई जी अपने तीक्ष्ण व्यंग्यों के माध्यम से अपनी बात जो है वो पाठक के सामने रखते हैं। हरिशंकर परसाई जी का निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, इस निबंध पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम उस पर बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं इस निबंध पर बातचीत करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यह निबंध MHD 04 में इकाई 19 में दर्ज है। इस निबंध के अंतर्गत हम जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनकी जो लेखन की विशिष्टताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनका समय कैसा था, उनके व्यंग्य का क्या महत्व है, और उनका यह जो निबंध है तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, इसकी अंतर्वस्तु क्या है, इसकी संरचना शिल्प क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है। तो ऐसी सब बहुत सी बातों पर हम इस इकाई में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, श्री हरिशंकर परसाई जो हैं वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे हिंदी के प्रतिष्ठित व्यंग्य निबंधकार हैं। उन्होंने अपने व्यंग्य की धार को निबंधों और कहानियों में बहुत अधिक उभारा है। अनेक पत्र पत्रिकाओं में लिखे गए उनके नियमित कॉलम इसके प्रणाम हैं। कहानी उपन्यासों की रचना भी उन्होंने की है, किंतु उनकी जो संख्या है वह बहुत कम है। उनकी रचनाओं का विपुल संसार परसाई रचनावली में समग्र संकलित होकर प्रकाशित हो चुका है। विषय वस्तु की अगर दृष्टि से हम देखें तो इस दृष्टि से आप पाएंगे कि स्वतंत्र भारत में पनपने वाली विविधायामी मानसिकता, विशेषतः शासक और शोषक वर्ग की मनोवृत्ति में आता हुआ बदलाव, स्वार्थ में अंधा होना तथा शोषित पीड़ित जनता की मजबूरियों की जीती जागती तस्वीर उपस्थित करना, यह सब परसाई जी के लेखन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। विशिष्ट स्थितियां, घटनाओं के यथार्थ चित्रण में परसाई जी को कोई रियायत नहीं बरतते हैं। वे कहीं भी पनप रहे छद्म को तुरंत पहचान जाते हैं तथा अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ उससे रूबरू होकर कहीं सीधे सहज आत्मीय वातावरण में उस पर प्रहार करते हैं, तो कहीं तिल मिला देने वाली तीखी चोट करते हुए अपने विचार सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। दरअसल उनकी रचनाओं में अपने जो साधारण देशवासियों की आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनके जो जीवन संघर्ष हैं, उनकी असंगतियों, अंतर्विरोध, यह सब उनकी निबंधों में, उनकी रचनाओं में अभिव्यक्त हुए हैं। उनका जो अनुभव संसार है बेटे वो बहुत व्यापक है। यदि हम उसे समेटने की कोशिश करें तो डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र जी के शब्द हम कह सकते हैं कि परसाई के संपूर्ण लेखन को एक साथ सुनिश्चित क्रम में संजोकर इसे इस देश की जिंदगी का विश्वसनीय इतिहास बना सकते हैं, जहां जनसाधारण से लेकर
बड़े से बड़े राजनीतिक नेता, प्रशासक, बुद्धिजीवी, मध्यवर्गीय, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्रनायक, कूटनीतिज्ञ, युद्धशास्त्री, प्रेमी प्रेमिकाएं, पूंजीपति, सामाजिक घटनाएं, अपराध, अनाचार, तो कुछ भी, मतलब पुराने से पुराने पुजारी, महात्मा, भगवान, नए पंथों के संचालक और अध्यात्मवादी सभी जो एक साथ मिल जाएंगे आपको। मतलब परसाई जी ने कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि जिससे जुड़ी हुई या जिसको व्यंग कर आधार बनाकर उन्होंने कोई ना कोई रचना जो है वो ना की हो। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत है जो परसाई जी की रचनाओं में प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध होता है। राजनीति हो, समाज हो, धर्म हो या आर्थिक विसंगतियों ने उन्हें अपने लेखन के लिए सामग्री प्रदान की है। वे मामूली से मामूली इंसान को, है ना, मामूली से मामूली इंसान के जो दुख हैं, जो दर्द हैं, मध्य वर्ग का जो चरित्र है, उनके छद्म हैं, उनकी स्वार्थांधता है और निम्न वर्ग की मजबूरियों में जो शामिल होते हैं, उस परिवेश की विसंगति, मिथ्याचार, असमंजस, अन्याय की तह में जाकर, है ना, उनके कारणों का विश्लेषण करते हैं। तो उनकी दृष्टि जो है वो बहुत पारखी है। कहाँ कैसे समाज में किस वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, किन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय का क्या बिंदु है, धर्म है, भाषा है, समाज है, स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो या बच्चों को लेकर हो या जो समाज में राजनीति में भ्रष्टाचार फैला है, समाज में अत्याचार फैला हुआ है, अनाचार फैला हुआ है। तो मतलब कहने का भाव क्या है, कहने का अर्थ क्या है भाव बेटे, कि उन्होंने हर विषय पर अपनी लेखनी, अपनी कलम जो है वो चलाई है और हर व्यंग के माध्यम से पाठक को जागृत करने का प्रयास किया है। वह उन्हें एक सही परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। यही जो सामान्य जीवनानुभव हैं के बीच उनकी संवेदना जो है उसका निर्माण होता है और इसे परसाई जी जो हैं वो अपनी रचनाओं में स्वयं भी स्वीकार करते हैं। कैसे? मैंने देखा कि दुखी भी हैं और इसमें मेरी संवेदना का विकास हुआ। मैंने देखा कि जीवन में बेहद विसंगतियां हैं, अन्याय हैं, पाखंड है, छल है, दोगलापन है, अवसरवादिता है, असमंजसता है। मैंने इनके विश्लेषण के लिए साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। इससे उन्हें अपने समय और समाज को समझने में आसानी हुई। नए शासक शोषकों के गठबंधन की चालबाजियों, चालाकियों को समझने की दृष्टि मिली और साथ ही यह विवेक पैदा हुआ कि उन्हें किस पर कैसे चोट करनी है, मतलब किसको कैसे समझाना है, किस विषय को कैसे रखना है। यह जो उनकी व्यंग्य रचना तीसरे दर्जे का श्रद्धेय, यह व्यंग्य रचना प्यारे विद्यार्थियों 1976 में प्रकाशित उनके व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन में संकलित है। ये आप नोट कर सकते हो। यहाँ से आपको छोटे प्रश्नों में, लघु प्रश्नों में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिशंकर परसाई जी की रचना तीसरे दर्जे का श्रद्धेय यह उनके किस व्यंग्य संग्रह में प्रकाशित हुई और कब हुई। ठीक है, तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, यह व्यंग्य रचना 1976 में प्रकाशित हुई उनके व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन में। ठीक है, परसाई रचनावली में इसे खंड 3 में स्थान मिला है, जिसके विषय में कहा गया है कि इस खंड में उनके ललित और विचारधारात्मक निबंध शामिल हैं। ललित अर्थात छोटे और विचारधारात्मक मतलब जो विचारों पर आधारित हैं, जिनके केंद्र में विचारधारा निहित है। परंपरागत अर्थ में साहित्यिक लालित्य और विचारधारा इनसे बहुत दूर है। कम से कम जो तीसरे दर्जे का श्रद्धेय निबंध के विषय में कहा जा सकता है कि यह शुद्ध व्यंग्य निबंध है।
जिसमें लेखक जो है वो बुद्धिजीवियों पर कटाक्ष करता है, बुद्धिजीवियों की खबर लेता है तथा उनकी जो साधारण मध्यवर्गीय मानसिकता का खुलासा वो निबंध में करता है। रचनाकार देश और दशा के प्रति उनकी जो निष्क्रियता है उसको दर्ज करता है। परसाई जी किसी भी समस्या को बृहत्तर मानवीय संदर्भों में रखकर समझने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि लेखक बुद्धिजीवी समाज की नज़रों में बुद्धिमान और संवेदनशील तो बनना चाहते हैं, पर श्रद्धेय होने के लिए जिस मानवीयता, त्याग, तपस्या, निष्प्रियता, सहानुभूति और करुणा की आवश्यकता होती है वह उनमें नहीं मिलती। परसाई जी लेखक बेटे यह भी मानते हैं कि हमारे जैसे गरीब अशिक्षित समाज में बुद्धिजीवी का दायित्व जो है वो अधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बुद्धिजीवी का अधिक दायित्व? क्योंकि बुद्धिजीवी ही वह व्यक्ति है जो अनपढ़ व्यक्ति को एक नई दिशा और एक नई सेध प्रदान करने में सामर्थ्य है। लेकिन अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति ही अपना कर्तव्य भूल जाएगा, वह कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, तो जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ जनता है, उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? और यही बुद्धिजीवी एक और गरीब जनता के दुख, दर्द और मजबूरियों को समझे तो दूसरी ओर उन्हें उनके अधिकार और दायित्वों के प्रति जागरूक करे, जिससे कि कोई भी निहित स्वार्थी तत्व उनकी अल्पज्ञता का लाभ उठाकर उनका शोषण न कर सके। पर होता क्या है? होता है इसके बिल्कुल विपरीत। अपनी मध्यवर्गीय मानसिकता के चलते जो बुद्धिजीवी है वह अपने तक ही सीमित रह जाता है, वह अहंकारी हो जाता है और अपने देश की जो सामान्य जनता है उससे वह कट जाता है। अन्य सामान्य लोगों के समान वह स्वार्थ पूर्ति और दिखावा जो है वह भी उसके जीवन के मूल्य बन जाते हैं। तीसरे दर्जे का श्रद्धेय व्यंग रचना का नायक जो है वो भी एक ऐसा ही बुद्धिजीवी लेखक है। और उसके बारे में परसाई जी लिखते हैं कि वह बहुत थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, यानी वह उन व्यापार बुद्धि वाले लोगों से नहीं है जो हर वक्त यही सोचते हों कि बेईमानी करके अधिक से अधिक कैसे कमाया जाए, अधिक से अधिक धन कैसे एकत्रित किया जाए। उनके लोभ की, उनके लालच की कोई सीमा नहीं होती। बुद्धिजीवी लेखक उसकी तुलना में थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है। बस कितना है कि उसे पहले दर्जे का किराया दे दो ताकि वह तीसरे दर्जे में सफ़र कर ले और थोड़ा बहुत जो पैसा है वो बचा ले। पैसा बचाना जो है वह उसकी मजबूरी है या आदत, इस पर परसाई जी कोई चर्चा नहीं करते, लेकिन व्यंग अवश्य करते हैं कि सामान्य साधारण व्यक्तियों की तरह उसका भी जीवन मूल्य पैसा ही है। परसाई जी को इससे भी उतनी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इससे है कि वह अपने को जन सामान्य से अलग क्यों समझता है। यदि वह श्रद्धेय बनना चाहता है तो वह अपने अंदर बुद्धिजीवी होने का अहंकार और ढोंग क्यों पालता है। और दरअसल यह अहंकार और ढोंग ही परसाई जी को विचलित करते हैं। उनकी दृष्टि में जो उसकी उन तथाकथित असभ्य और दरिद्र लोगों से स्वयं को अलग रखने की प्रवृत्ति है ना, वह अशोभनीय है और इसीलिए ये जन सामान्य के मान सम्मान के योग्य नहीं रहे। और इसीलिए जो तीसरे दर्जे का श्रद्धेय है वह प्रेरणा नहीं देता, वह शर्म देता है। फिर भी वह व्यापार बुद्धि वाले लोगों से अलग है जो हर समय हर जगह सार्वजनिक लूट की सोचते रहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, ये जो बुद्धिजीवी कहीं ना कहीं जो सरोकार हैं, मानव सरोकारों के निकट होने के कारण ज़्यादा की कामना नहीं करते, वह थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। एक आध माला पहना दो, कुछ श्रोता दे दो और कुछ भाषण के बाद थोड़ी सी अगर तारीफ मिल जाए तो ऐसे बुद्धिजीवियों का जो मन है वह प्रसन्न हो जाता है और उन्हें इतने में ही बहुत मान महसूस होता है। पर अफसोस, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य एवं प्रतिबद्धता जो है वह इनके पास नहीं है। रचनाकार जो है वह स्वयं को इनका प्रतिनिधि मानते हुए समीक्षा रचना में एक ऐसी ही घटना की चर्चा करता है। और क्या थी वह घटना? वो कहता है, मैं भी विश्वविद्यालय में भाषण देकर संतुष्ट था। वो अपनी बात करते हैं, वही जो बुद्धिजीवी नाटक का केंद्रीय पात्र रखा गया है निबंध का, तीसरे दर्जे के श्रद्धेय में। मैं भी विश्वविद्यालय में भाषण देकर संतुष्ट था। उस शहर से 20 मील इधर के स्टेशन से मैं तीसरे से पहले दर्जे में आ गया था, जिससे मेजबानों को, बुद्धिजीवी को तीसरे दर्जे से उतरने की शर्म न झेलनी पड़े। अर्थात उसने जो उसका स्टेशन था जहां उसने उतरना था, उसने वहां से कुछ समय पहले ही तीसरे दर्जे से पहले दर्जे में अब खुद को वो ले आया था। तो प्रसाई जी का कहना है कि व्यक्ति श्रद्धेय अपने त्याग और तपस्या से बनता है। व्यक्ति श्रद्धेय अपने त्याग और तपस्या से बनता है, ना कि पैसे की पूजा से। पर आज के इस दौर में लोग जो हैं वो धन दौलत से श्रद्धेय बनना चाहते हैं। लेखक कहता है, गांधी जी की बात अलग थी। वे तीसरे को भी पहले दर्जे की महिमा दे देते थे। हम पहले दर्जे में बैठकर भी तीसरे की हीनता अनुभव करते हैं। संत और बुद्धिजीवी में यही फर्क है। यानी आज के परिवेश में धन और शानो शौकत का प्रभाव जो है वो इतना बढ़ गया है कि लेखक इनके बिना हीनता का अनुभव करता है। और ऐसे में अगर लेखक हीनता का अनुभव कर रहा है तो सामान्य लोगों की क्या बात होगी? तो उक्त व्यंग रचना में आगे एक अन्य घटना का हवाला देते हुए प्रसाई जी कहते हैं, पाठ्यक्रम में आ गया हूँ, कोर्स का लेखक हो गया हूँ। कोर्स का लेखक वही पक्षी है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हैं, उसे ठुमक कर चलना पड़ता है। ये आभूषण भी हैं और बेड़ियाँ भी। रॉयल्टी मिलने लगती है तो जी होता है कि सत्य साहित्य ही लिखो, जिससे लड़के लड़कियों का चरित्र बने। उसे आचार्य गण तुरंत गले लगा लेंगे। परेशानी यही है कि सत्य साहित्य कुल 8-10 वाक्यों में आ जाता है, जैसे सत्य बोलो, किसी को कष्ट मत दो, ब्रह्मचर्य से रहो, प्राय स्त्री को माता समझो, ऐसी बातें। यहाँ पाठ्यक्रम में आ जाने के ग्लैमर की चर्चा है। फिर सत्य साहित्य और समस्या पर जो यथार्थवादी साहित्य की चर्चा है। और उनका मानना है कि युगीन समस्या से जुड़े बिना कोई साहित्य जो है वो सत्य साहित्य नहीं हो सकता। अर्थात जो रचना अपने समाज के साथ और समाज में जो व्याप्त हो रहा है उस सत्य के साथ अगर नहीं जुड़ती तो उसे सत्य साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अपने एक अन्य निबंध में प्रसाई जी क्या लिखते हैं, कितना ही प्रखर बुद्धिजीवी हो, अगर तीसरे दर्जे से उतरता हुआ देख लिया जाता है ना तो उसका मनोबल जो है वो घट हो जाता है, कम हो जाता है। और मैं मनोबल बनाए रखने के लिए 15-20 मील पहले ही तीसरे दर्जे से पहले दर्जे में आ जाता हूँ। और पेट चाहे पचा ना सके, अच्छी मांसाहारी होटल में ठहरता हूँ। पहला दर्जा और गोश्त बुद्धिजीवी को प्रखर बनाते हैं।
और परसाई अपने इस रचना में ऐसे बुद्धिजीवियों पर ही व्यंग करते हैं जो अपनी सुख सुविधा और स्वार्थ के प्रति जागरूक होते हैं, देश और समाज के प्रति नहीं। उन्हें केवल अपना अपना सुख चाहिए, अपने लिए सुविधा चाहिए, वो अपने लिए स्वार्थ रखते हैं, लेकिन देश और समाज के प्रति उनका कोई सरोकार, कोई दायित्व जो है वो नहीं है। वो अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही तीसरे दर्जे से उतरकर पहले दर्जे में चले जाते हैं और दिखावे के लिए वह बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। दिखावे के लिए वह ऐसे काम करते हैं जिससे कि ये मालूम हो कि उनसे बड़ा व्यक्ति या उनसे बड़ा सभ्य व्यक्ति कोई और नहीं है। 3 पहले दर्जे का किराया और पेट में मुर्गा बुद्धिजीवी को क्रांतिकारी बना देता है। अब ये जो बेटे पंक्तियां हैं, अगर आप इनको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो तो एक एक पंक्ति जो है वो जो बुद्धिजीवी वर्ग है उस पर तीक्ष्ण व्यंग है कि कैसे एक बुद्धिजीवी व्यक्ति जो है वह अपनी जिम्मेदारियों को पढ़ लिख कर, जहाँ उसे अपनी जिम्मेदारियों का, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए था, और जहाँ हो क्या रहा है कि वह अपने इन दायित्वों से, अपने इन कर्तव्यों से, अपनी इन जिम्मेदारियों से वो कहीं दूर निकल गया है। तो क्या ऐसे ज्ञान को, ऐसे साहित्य को सत साहित्य कहा जाएगा, जिसने व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर दिया, जिसने व्यक्ति को उसकी सभ्यता से, उसकी संस्कृति से दूर कर दिया, जिसने मानव को मानवता से दूर कर दिया। अब वह व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं रहा जो सबके साथ तीसरे दर्जे में सफ़र करने में कोई शर्म नहीं करता। अब वह वो व्यक्ति बन गया है जिसको पहले दर्जे की टिकट चाहिए और बड़े बड़े रेस्तरां में, होटलों में उसे अच्छा भोजन चाहिए। और शोषक और शासक शक्तियां उसे खरीद लेती हैं क्योंकि उसके पास बुद्धि है, तो उसने बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है। तो अब क्या हो गया, अब वह आंखें मूंद लेता है, आंखें बंद कर लेता है। आंखें मूंदने का अर्थ यहाँ क्या है कि अब उसे किसी के साथ होता हुआ कोई अत्याचार, अनाचार, दुराचार कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह तो उसे केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसे केवल अपना जो उसे उस कंपनी से जो धन मिलेगा उसे केवल वो धन दिखाई देता है, और इसके लिए चाहे उसे लाखों गरीबों का गला घोंटना पड़े तो उसके लिए भी वह तैयार है, तत्पर है। इस तरह ये जो स्वार्थांध ताकतें अपना एजेंडा जनता में नीचे तक पहुंचाने, उन्हें वर्ग लाने में वो कामयाब हो जाती हैं। बुद्धिजीवी बाहर से तो जनता का हमदर्द बनता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो बुद्धिजीवी जिसकी चर्चा इस निबंध में की गई है, वो बाहर से तो जनता का हमदर्द बनता है, बाहर से तो वो ऐसा दिखाता है कि वह जनता के साथ है, वह परिवर्तन की और क्रांति की बातें करता है, पर अंदर से अंदर ही अंदर वह उनसे मिलकर लाभ उठाता है, और उसके द्वारा जो लाभ वह बड़ी बड़ी निजी कंपनियां उठा लेती हैं, और बुद्धि वर्ग को माध्यम बना करके आम जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उनको ठगा जाता है। जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों की जमात ही ऐसी है, उसकी विश्वसनीयता पर बहुत कम रह गई है। परसाई जी लेखक अपने एक अन्य निबंध में लिखते हैं, इस देश के बुद्धिजीवी सब शेर हैं, पर वे सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। और इन्हीं सब कारणों से परसाई जी इन पर अपने व्यंग बाणों की जो है वो वर्षा करते हैं। परसाई जी को इनसे बहुत आशा थी, पर उन्होंने लेखक को निराश किया। उनका मानना था कि यदि ये सचेत रहे होते, यदि जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है
अगर वो सचेत रहता, अगर वो सजग रहता, तो सामान्य जन को सचेत करने का काम किया होता उसने, तो आज जीवन में जो व्याप्त आशंका है, अविश्वास है और अनिश्चय का वातावरण है, वह शायद शायद ना पैदा हुआ होता। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग ने सचेत रहकर, सजग रहकर काम नहीं किया, तो इसीलिए आज समाज में आशंका और अविश्वास जो है, अनिश्चय जो है, उसने घर कर लिया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में संदेह और असुरक्षा की भावना भीतर तक बैठ गई है। और अपने इसी निबंध में लेखक प्रसाई जी आगे क्या लिखते हैं, लौटने के लिए स्टेशन पहुंचा तो टहलते हुए सोचने लगा, इन 25 वर्षों ने क्या दिया। ये जो 25 वर्ष मेरी उम्र के निकल गए हैं, इन 25 वर्षों ने क्या दिया है। ये जो 25 वर्ष आज़ाद हुए हमें निकल गए हैं, इन 25 वर्षों ने क्या दिया। इस समय मेरी क्या चिंता है? क्या मैं क्रांति की बात सोच रहा हूँ? नहीं, मुझ में यात्रा की घबराहट है, यात्रा की घबराहट। मैं बार बार टिकट निकाल कर देखता हूँ, आज ही का है, कहीं जाली तो नहीं, रिजर्वेशन सही है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ चूक हो जाए, कहाँ गलती हो जाए, कहाँ ठगी हो जाए। अविश्वास है, अनिश्चितता है, संदेह है, असुरक्षा की भावना है। देश की दिशा से चिंतित और विचलित है लेखक। वह उससे आंखें नहीं मूंद सकता, उसे दार्शनिक अंदाज में व्याख्यायित नहीं कर सकता। वे देशवासियों के चरित्र में आ रहे बदलाव को सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को जहां तहां रेखांकित करते हैं। सिद्धांत आज सिर्फ देखने के लिए रह गए हैं, जैसे कि गांधी जी के चित्र जो है वह सिर्फ टांगने के लिए रह गया है, जबकि जीवन व्यापार जो है वह गांधी जी के आदर्शों के विपरीत है। और इसीलिए तीसरे दर्जे का जो श्रद्धेय का नायक टंगे हुए, चिपके हुए रेलवे टाइम टेबल पर भी विश्वास नहीं करता। वह बार बार कभी बाबू से पूछता है, कभी यात्रियों से पूछता है, कभी बार बार दोबारा चेक करता है, कभी दोबारा बाबू से पूछता है। तो बाबू कहता है कि आपने यह जो चिपका हुआ टाइम टेबल है यह देख तो लिया है, अब बार बार किसी से या मेरे से बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो देखिए उसका अविश्वास देखिए, वह कहता हुआ है कि चिपके हुए का क्या भरोसा, चिपके हुए का क्या भरोसा, इस पर जो लिखा है उस पर क्या भरोसा। 25 सालों से क्या क्या नहीं चिपका है इस देश में। संविधान के निर्देशक सिद्धांत चिपके हैं पर अमल कोई नहीं। चिपका है गांधी जी का वाक्य, स्वराज में हर आंख का आंसू पोंछा जाएगा, मगर यही तय नहीं हो पा रहा कि रुला कौन रहा है। 55 करोड़ के हाथों में एक एक रुमाल दे दिया गया है कि लो एक दूसरे के स्वराज्य के आंसू पोंछ दो। और इस पर चिपके हुए कागज का क्या भरोसा। यह अविश्वास इस सीमा तक जनता में बैठ गया है कि दूसरों पर क्या अपने पर भी भरोसा नहीं होता। जब कोई व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती तो व्यक्ति स्वयं उसमें ढल जाता है, निष्क्रिय और निकम्मा हो जाता है। ऐसे में चिंता, अविश्वास जो है वह उसके स्थायी भाव बन जाते हैं। और रचनाकार का कथन है, अब मुझे समय की चिंता लग गई है। रेलवे की घड़ी पर भी भरोसा नहीं है, महीनों बंद पड़ी रहेगी। ये घड़ियां, अपनी घड़ी देखता हूं पर उस पर भी मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब चाबी दी थी। और जो सिनिक होने की सीमा तक अविश्वास, जहाँ तक हम वो कहते हैं कि मैं सनिक हो गया। और
इस सीमा तक विश्वास और संदेह के मानसिकता क्या फिर मुक्ति बोध को की याद नहीं दिलाती? तो एक प्रश्न बार बार हमारे सामने प्रस्तुत होता है एक व्यंग के माध्यम से कि हम इतने अविश्वासी कैसे हो गए, अस्थाई कैसे हो गए। संदेह, हर बात पर संदेह हमें होता है। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति संदेह की नज़र से देखता है। खुद के किए हुए काम पर भी भरोसा नहीं। तो ये सब जो प्रश्न है, सोचता है मुझे क्या हो गया है, इतना अनिश्चय, इतना अविश्वास। क्या आज़ादी के 25 वर्षों ने यही अनिश्चय और अविश्वास की मानसिकता दी है? हमारी जो नई पीढ़ी है उसको क्या यही अनिश्चय और अविश्वास हम दे रहे हैं? और क्या यही अनिश्चय और अविश्वास हम आगामी पीढ़ी को विरासत में दे रहे हैं? और कहना ना होगा कि आज स्थिति इससे भी बदतर है। उपभोक्तावादी संस्कृति, उसका अनुचर मीडिया सबको लील रहा है। सब कुछ बिकाऊ माल में तब्दील हो रहा है। और यही नहीं, वे सब विवेकहीन हो गए हैं। उनमें सक्रियता की कमी होती चली जा रही है। अपने आडंबर और स्वार्थ पूर्ति के चलते वे इन स्थितियों को अनदेखा कर रहे हैं। और हर आदमी को किसी दूसरे आदमी पर भरोसा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि अब तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि अब कि जब राम के काम से गंधमादन जाओ तो हमारे लिए भी पेचिश की दवा लेते आना। अर्थात जो दूसरी दवाइयाँ हैं उन पर तो कोई भरोसा रहा ही नहीं। आंखें मूंदना तो समस्या का कोई समाधान नहीं है। कब तक आंखें मूंदेंगे, कब तक चुप रहेंगे? तो इससे तो आंखें मूंदने से या चुप रहने से तो समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। समस्याएं जो हैं वो बढ़ती ही जाएंगी और अधिक विकराल रूप लेती जाएंगी। कहीं ना कहीं से तो हमें प्रतिरोध की जो शुरुआत है वो करनी होगी। अन्यथा जो स्थिति है वो वही होगी जो समीक्षा निबंध के अंत में लेखक की होती है। वो अंत में जब आप जिन विद्यार्थियों ने निबंध पढ़ लिया है तो उन्हें मालूम होगा कि अंत में जब गाड़ी आती है तो तीसरे दर्जे का श्रद्धेय जब अपनी सुरक्षित बर्थ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई दूसरा ही बिस्तर फैला रहा है। अर्थात वहाँ भी कोई और आकर के बैठ गया है। और अविश्वास, जो संदेह, जो उसे अविश्वास था, वो अब सत्य में तब्दील हो गया है। हरिशंकर प्रसाई जीवन और साहित्य में बनी बनाई हर कसौटी को तोड़ते हैं। आडंबर और अनावश्यकता उनके यहाँ न विषय वस्तु में मिलती है और न भाषा शैली में। वे सरल, रोचक और मार्मिक ढंग से अपनी बात जो है वो पाठक के हृदय में उतार देते हैं। जीवन की जटिलताओं के आर पार जाते हुए वे जनता की छिपी शक्तियों को उभारने का प्रयास करते हैं। जनता में उन्हें असीम विश्वास है, जिसका उल्लेख उनकी रचनाओं में यत्र तत्र मिलता है। और इस प्रक्रिया में हम उनके व्यापक अनुभव, गहरी अध्ययनशीलता, वैज्ञानिक विचार दृष्टि तथा यथार्थ को पकड़ने, विश्लेषित करने वाली रचनात्मक क्षमता के दर्शन करते हैं। तीसरे दर्जे का जो श्रद्धेय निबंध है वह इसी का प्रमाण है। इस निबंध को व्यंग निबंध कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस निबंध में बुद्धिजीवियों पर व्यंग किया गया है। जो बुद्धिजीवी बातें तो क्रांतिकारिता की करते हैं, लेकिन उनका जीवन जो है वह केवल छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति करने में ही संचालित हो रहा है।
जो सरकार और राज सत्ता के विरुद्ध आग उगलते हैं, लेकिन मामूली से लाभ के लिए किसी भी तरह का समझौता करने से नहीं कतराते। इसलिए वे अपने व्यंग को दृष्टांतों का भी सहारा लेते हैं। ये ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो पहले दर्जे का किराया लेकर तीसरे दर्जे में यात्रा करते हैं। और यही हम इस रचना में भी देख सकते हैं। और इसके बावजूद ऐसे हम कहानी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कहानी के सभी जो तत्व हैं वह नहीं हैं। ना तो कथा वस्तु है और ना ही चरित्रों का जो है सम्यक चित्रण ही इसमें मिलता है। मैं शैली में लिखा गया यह निबंध कहानी की जो विशेषताओं का इस्तेमाल करता है। इस निबंध की जो भाषा है वह बोलचाल की भाषा है और बोलचाल की भाषा को व्यंग के अनुकूल बनाने के लिए वह ऐसी कथन भंगिमा जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें कहानी, कविता, लोक कथा, है ना, उपदेशात्मकता इत्यादि सभी तत्वों का, कई तत्वों का इस्तेमाल होता है। और लेखक के हरिशंकर परसाई जी के इनके जो व्यंग निबंध में ना तो वैचारिकता की बोझिलता होती है और ना ही भावनाओं का अभाव हो, और इसके बावजूद भी भाषा में इन सभी बातों का प्रभाव जो है वो स्पष्टतः नजर आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का निबंध हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ, और मुझे पूर्ण आशा है कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस निबंध तीसरे दर्जे का श्रद्धेय को समझने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको पढ़ के सुन के, और आपको बहुत सहायता मिलेगी इस वीडियो लेक्चर को सुनने के पश्चात इस निबंध को समझने में। तो मेरा आपसे एक अनुरोध यह भी है कि इस निबंध की मूल कृति को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि मैंने बेटे अपने बहुत से वीडियो लेक्चर्स में ये बात कही है और ये बात मैं आपको फिर बार बार दोहराता रहता हूँ। इसका कारण क्या है कि जब तक आप विद्यार्थी वर्ग मूल कृति को नहीं पढ़ते तब तक आप बहुत सी बातों से अनभिज्ञ रह जाते हो। लेखक का उसकी रचना पर जो उसका व्यक्तित्व है, उसका जैसा जीवन रहा है, उसका प्रभाव उसकी रचना पर अवश्य पड़ता है। और इस प्रभाव को, लेखक की भाषा को, लेखक की शैली को आप तभी समझ सकते हैं जब आप मूल कृति का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए बेटे बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।